एक नैनो सेकंड में कांच जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस पे स्टार मार्क कर लिया करो, क्योंकि एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीज़ें एग्जामिनर डिमांड कर रहा है। ध्यान से समझना, सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है। तो अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे टाइम भी हमारा एक चैलेंज है कि नैनो सेकंड में लिखा है, और स्पीड भी हमें तो निर्वात में प्रकाश की चाल पता होती है, लेकिन इस माध्यम में यानी कि कांच में हम प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि अगर किसी मीडियम में, अगर स्पीड किसी मीडियम में निकालनी है तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी उसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, अगर जो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी उसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वो स्पीड उस मीडियम में निकल आएगी। यानी कि जो 3 गुणा 10 की घात 8 है, ये किस में है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगर इससे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5 है उससे हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारी चाल निकलेगी वो उस मीडियम की चाल निकलेगी। तो कितनी निकल आएगी, 1.5 से 3 2 बार कट जाएगा, तो 2 गुणा 10 की घात 8 ये हमारी कांच में चाल मिल गई। अब हमें चाल मिल चुकी है, टाइम हमें पता है, चाल मिल चुकी है, कितनी स्पीड है 2 गुणा 10 की घात 8 इंटू टाइम है 1 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड को सेकेंड में बदलेंगे तो 10 की घात -9 हो जाएगा। अब 2 गुणा 10 की घात 8 और -9 तो 10 की घात -1 हो जाएगा। ये आया मीटर, क्योंकि 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड था। लेकिन अगर इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एयरफोर्स के एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो तो नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, फेरो सेकेंड और जो एंगस्ट्राम माइक, ये सारी चीज़ें माइक आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन 25 में से एक क्वेश्चन श्योर होता है ऐसा। जैसे कि 10 की घात -10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूँ, ये होता है एंगस्ट्राम, और 10 की घात -15 ये होता है फर्मी। ठीक है, पिको का 10 की घात -12 होता है। अब ये मैंने क्यों लिखे, क्योंकि इसमें जो है ये आपका नाभिक की त्रिज्या होती है इस कोटि की, और एटम यानी कि परमाणु की त्रिज्या होती है इस कोटि की। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। आपसे सिंपली एक सवाल पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की होती है। ऑप्शन अगर ऐसे हुआ 10 की घात -15, -12, -10 तब तो ठीक है। अगर ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि होती है डैश, ऑप्शन है आपका फर्मी, एंगस्ट्राम, मीटर, सेंटीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर आपको नहीं पता है कि नैनो सेकंड को सेकंड में कैसे बदलते हैं, अगर यहाँ पे माइक्रो सेकंड होता है और आपने ये चीज़ें नहीं तैयार करी हैं, तो अभी आपको एग्ज़ाम में 15 दिन है ऑलमोस्ट। तो अभी अगर आप चाहो तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे मैं हर वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको ज़रूर रिवाइज़ करनी ही करनी है। जैसे कि ये सारी चीज़ें जिसमें आपका एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, ठीक है, एक रिगवर्ड कांस्टेंट का क्या मात्रक होता है, प्लांक कांस्टेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है क्या होता है जूल सेकंड में, जो 10⁻⁻²34 वाला, और जितने भी ये वैल्यूज़ हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G है उसका जो मात्रक और उसका वैल्यू क्या होता है। तो फिजिक्स में कुछ ही चीज़ें हैं जिनसे एक क्वेश्चन डेफिनेट होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आई होप आप लोग प्रिपेयर कर लोगे। इसी आवेशित संधारित्र यानी कि कैपेसिटेंस की जो प्लेट्स हैं उन पे क्या था, फोर्स पहले F था, अगर एक प्लेट हटा दी जाए तो अब फोर्स क्या होगा। देखो, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये ऐसा नहीं है मैंने कराए नहीं है, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है। कितना आंसर हो जाएगा इसका, फोर्स इसका आधा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताना है कि कैपेसिटर, आपसे अभी जो कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ है उसमें भी भर भर के क्वेश्चन बने केवल इस फॉर्मूले से। आपका जो धारिता होती है, जो उसका फॉर्मूला होता है KA∈0/D, केवल अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो इससे बनने वाले कई तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आप देख रहे हो कि जो धारिता है संधारित्र की, वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, और बीच की दूरी अगर घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। लेकिन अभी ये नहीं पूछा गया था। अभी जो कोस्ट गार्ड के पेपर में क्वेश्चन बना था कैपेसिटर का कि प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पे विभवांतर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए। आप ये देखो, अगर ये डिस्टेंस बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो आपका ये जो, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ाएंगे तो C घटेगा, और C घटेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, क्योंकि C जो है विभवांतर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्या डायमेंशनल फॉर्मूले याद किए हैं आपने कि नहीं, जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इंडक्टेंस, ये कुछ जैसे का इसमें ही आता है कैपेसिटेंस, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हो सके तो आप आज ही याद कर लो। आपने लिखना है MLTA, थोड़ा यार टेक्निक बना के कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे याद होगा। आपने लिख लिया MLTA, ठीक है, आपको लिखना है पहले 12 लिख दो, इधर उल्टा 24 लिख दो, 12 और 24 लिख दिया, शुरू के 2 पे माइनस लगा दो,
ये आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। हो सके तो इसको भी याद रखना, ठीक है। एक बार फिर देख लो, MLTA। इनिशियली हमने 12 लिखा, इधर से 24 उसका डबल लिखा उल्टा करके, और शुरुआती 2 पे हमने नेगेटिव लगा दिया। और 2 बातें और मैं बता रहा हूँ, अगर आप कहीं पॉइंट बना के लिख रहे हो तो लिख लेना कि अर्थ को, ठीक है, अगर गोलीय चालक मान लें जिसकी आपको कह देगा कि 6400 किलोमीटर क्या है, जिसकी त्रिज्या है अर्थ, और ये गोलीय चालक है, तो उसकी धारिता जो है क्या होगी। ऑप्शन होगी, पहला ऑप्शन होगा अनंत, दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपका हो 0, तीसरा ऑप्शन होगा 711 माइक्रोफेरेड, चौथा ऑप्शन होगा 100। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा जा चुका है नेवी में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अगर अर्थ को एक गोलीय चालक मान लें जिसका जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है, तो उसकी धारिता कितनी होगी, अनंत नहीं करना है, कितना करना है, 711 माइक्रोफेरेड। सिमिलरली इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी आप याद रखना, ऐसे पूछा जा सकता है कि एक धातु का गोला है जिसकी धारिता जो है 1.0 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। एक धातु का गोला है जिसकी, तो उसकी जो त्रिज्या है वो लगभग कितनी होगी, तो आंसर है 9 किलोमीटर। अब आप कहोगे सर आप याद करा रहे हो, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। अर्थ के लिए अगर 6400 वाला कहा जाए तो 711 माइक्रोफेरेड, और अगर 1 माइक्रोफेरेड धारिता है वो गोले की रेडियस पूछी जाए तो 9 किलोमीटर। का जो डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें एक बॉक्स था ट्रांसपेरेंट, उसमें रखा था। अगर बॉक्स को क्या किया गया, निर्वातित मतलब वैक्यूम बना दिया गया उसको, तब ठीक है क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज विड्थ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी स्लाइटली, या फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, या अनचेंज रहेगी, या फ्रिंज डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचना है हमें, थोड़ा दिमाग लगाना है। निर्वातित कर दिया गया, ठीक है। आप एक बात बताओ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। मैं बता रहा हूँ कुछ फॉर्मूले हैं, शायद मैंने उस जो PDF टेलीग्राम पे दी थी उसमें ये होगा। उन फॉर्मूलों को आप ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि उन फॉर्मूले के साथ आपको पता नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। जैसे फ्रिंज विड्थ का अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया था, d λ/d, केवल इतना सही तो फॉर्मूला था। केवल इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन सकता है, बस आपके पास वो नज़रें चाहिए जो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। आपको क्या देखना था, फ्रिंज की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगी। अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, इतना तो आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा कि एयर के कंपैरेटिवली अगर वैक्यूम है, निर्वात कर दिया गया, तो फिर वेवलेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी। वेव की लेंथ है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो क्या होगी, निर्वातित कर दिया गया, मतलब वैक्यूम बना दिया गया, तो वेव की लेंथ तो बढ़ेगी। वेव की अगर लेंथ बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, ये बढ़ रही है तो फ्रिंज विड्थ भी स्लाइटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी। अब इस सवाल में क्या है कि आपको केवल इस पॉज करना, तब मैं कहता हूँ पॉज करो, खुद से ट्राई करो। क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप सोच पाओ। इसके साथ और 2 चीज़ें क्या, ये जैसे स्लिटों के बीच की दूरी है, सवाल अब की बार हो सकता है कह देगा कि फ्रिंज डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था यंग का, उसमें अगर स्लिट के बीच की दूरी, करस्पॉन्डिंग बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, या बीच की दूरी 1/3 कर दी जाए तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी। इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस पर इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा। अगर ये जो बड़ा डी होता है ये पर्दे की और स्लिट के बीच की दूरी हो, सवाल कहेगा पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी घटा दी जाए या 1/3, तो अब आप इसको कर सकते हो। ऐसे ही एक सवाल और बनने के चांसेस हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। मान लो वो कहता है कि यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोडियम लैंप था, उसको नीले लैंप से, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक वायुरुद्ध मतलब एयर टाइट पिंजरा है, केज है, जिसमें एक वर्ड है बैठा है, ठीक है। एक स्प्रिंग जो तुला है उससे लटका है। अगर इस वर्ड स्टार्ट फ्लाइंग, देन द रीडिंग इन जो स्प्रिंग है उसकी रीडिंग क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी रीडिंग जब वो उड़ना स्टार्ट कर देगा, या डिक्रीज़ हो जाएगी, या नहीं बदलेगी, या फिर 0 हो जाएगी। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट, जिसमें एक लड़की है वो झूला झूल रही है, उसमें भी 2 कंडीशंस होती थी। लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और लड़की के पास अगर दूसरी लड़की बैठ जाएगी आगे तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ये कुछ क्वेश्चन एयरफोर्स बहुत पूछता है, नेवी और एयरफोर्स, तो इसमें ध्यान से समझना। अगर एयर टाइट है, वायुरुद्ध पिंजरा है, ठीक है, तो फिर वो नहीं बदलेगा। हाँ, अगर एयर सिंपली एक तार से कहता लटका है, एक रीडिंग उसकी और पिंजरा है उसमें अगर स्टार्ट फ्लाइंग कर देता तब तो डिक्रीज़ हो जाता। सिमिलरली
यहाँ पे भी लड़की के पास अगर कोई लड़की बैठ जाती है आके, क्योंकि टाइम पीरियड पे भी मास का फ़र्क नहीं पड़ता, केवल लेंथ और ग्रेविटी का फ़र्क पड़ता है, तो लड़की के पास अगर दूसरी लड़की बैठ जाएगी तो टाइम पीरियड अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन अगर लड़की खड़ी हो जाएगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों को एक साथ में याद करके चलोगे। इस क्वेश्चन को सभी से रिक्वेस्ट है कि पॉज करके ज़रूर ट्राई करो, और हर बच्चा बताएगा, जो बच्चे खुद से कर पाएंगे इसको। अगर तुक्का सही हो जाता है वो नहीं, सब बताएंगे कि कितने बच्चों ने अपने मन से किया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस में एक क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का इस तरह का न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ, ज़रूर बन सकता है। अगर न्यूमेरिकल बनता है इस चैप्टर से तो वो इसी फॉर्मेट पे बनेगा। यदि 5 वर्ष जो है वो हाफ एज है, उसका इनिशियल जो मास है वो n है, और तो 15 वर्ष बाद पदार्थ का अंतिम मास यानी कि फाइनल जो मास है वो कितना बचेगा। ठीक है, आपको भी पता है रेडियो एक्टिव जो होते हैं सब्सटेंस वो टाइम टू टाइम डिके होते रहते हैं, मास उनका डिक्रीज़ होता रहता है। तो पूछा गया है अगर उसका हाफ एज 5 वर्ष था तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या n/3 हो जाएगा, n/4 हो जाएगा, या n/8 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। केवल हमारा टारगेट इस क्वेश्चन को समझना नहीं है, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो मैंने एक इस तरह का एक न्यूमेरिकल जब कराया था, बताया था कि आपने लिखना था n/n0, मतलब इनिशियली जो था, और उसका रेशियो बताया था मैंने 1/2 हमेशा लिख लो, उसकी पावर n कर दो। अब ये n क्या होता था, मैंने आपको एक और इसके साथ फॉर्मूला बताया था कि जो आपका डिके टाइम पीरियड होता है, डिके टाइम पीरियड जो दिया हुआ है 15 वर्ष, वो क्या होता था, t हाफ जो कि 5 वर्ष है इंटू n। यही तो फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था विघटन का समय बराबर अर्ध आयु गुणा n। यहीं से तो हम n निकाल लेते थे। तो यहाँ से अगर n निकालें तो 5 इधर आएगा, तो n का मान कितना आएगा, 3। n का मान कितना आएगा, 3 आएगा। जब n का मान 3 आया तो 1/2 की पावर 3 करोगे तो 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 अगर आएगा तो जो n फाइनल है वो n इनिशियल इधर जाएगा, तो n 0/8 हो जाएगा, यानी कि इनिशियल का 1/8 रह जाएगा। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, इस टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ वही करना है जो रिक्वायर्ड है हमें ट्रेनिंग पे जाने के लिए, बेलगांव पहुंचने के लिए और इस साल वर्दी लेने के लिए। तो आपकी हेल्प करने के पर्पज़ से मैंने कुछ किया है। जैसे आप यहाँ पे चैनल का इंटरफेस देख रहे हो, तो यहाँ पे लिखा होता है होम, यहाँ पे लिखा होता है वीडियोज़, यहाँ पे प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो अगर आप रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से देखो तो स्टार्ट कहाँ से करो, ये बड़ा चैलेंज है। जैसे यहाँ पे 9 पार्ट हैं जो हमने 2020 में सीरीज जो पिछला इनटेक हुआ था, उस वाले इनटेक के लिए जो कुछ MCQ कराए थे प्रीवियस ईयर, वहाँ पे वो है। कुछ चैप्टर वाइज चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ जो 3rd 4th सेक्शन में आओगे, ये सेगमेंट जो दिख रहा है इस एयरमैन स्पेशल जो लिखा हुआ है रिवीजन स्पेशल, मिशन एयरमैन 2021 रिवीजन स्पेशल, ये वो चीज़ है जब आप इस पर क्लिक करोगे मतलब आप बेलगांव जाने की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जो बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल नहीं है, किसी पेड ग्रुप में, जैसे नहीं बहुत सारे होते हैं कि एयरफोर्स स्पेशल बैच आ रहे हैं, उन बैच में इनरोल नहीं है, उनके लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पैनेसिया है। और उन सब से एक प्रॉब्लम क्या है कि फ्री की आपको वैल्यू नहीं है। मैं गारंटी से ये बात बोल रहा हूँ। हाँ, मैं हाथ से पढ़ाता हूँ, फ़ोन की स्क्रीन पर पढ़ाता हूँ, कोई पेन टैब नहीं है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपको कि कोई पेड ग्रुप अगर इसके कंपैरेटिवली आपको कंटेंट दे दे फ्री में, जो मैंने फ्री में दिया है, लेकिन आप वैल्यू करो उसकी, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। जिस फर्स्ट क्लास दिख रही है जिसमें 2 घंटे 23 मिनट में मैंने 150 MCQ कराए हैं, और ये वो MCQ है मार्केट का जितने भी प्रैक्टिस में, किसी का नाम क्या लूँ, जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में है, हर प्रैक्टिस सेट में अगर कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन है जो आने की प्रोबेबिलिटी रखता है वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादा बर्डन भी नहीं है, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम भी है इनको। जैसे ये 3 घंटे की क्लास है जिसमें पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन एयरफोर्स ने बार बार पूछे हैं वो इंक्लूडेड है। जैसे 2 घंटे 28 मिनट की। तो ये जो रिवीजन का बाप जो लिखा हुआ है, ये ऐसे लिख देना थंबनेल उसके लिए नहीं कि क्लिक बेट है, ये एक्चुअली रिवीजन का बाप है। अगर ये मैराथन, ये कुछ जैसे अगर आप इनको देखोगे तो ये मैंने रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से जो भी चीज़ें निचोड़ आप कह सकते हो पूरे मार्केट का, जो है वो इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। 8 वीडियो है, ये 8 वीडियो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा सिर्फ देखना नहीं है, इन 8 वीडियोस को अगर डाइजेस्ट भी कर लिया, देखो खाना और उसको पचाना 2 अलग चीज़ें होती हैं, 2 अलग एस्पेक्ट होते हैं। अगर इन चीज़ों को आपने डाइजेस्ट कर लिया तो मैं आपको पर्सनली ये बात गारंटेड बोल रहा हूँ कि एयरफोर्स में आप ग्रुप X की फिजिक्स आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत।
ठीक है। ये बड़े प्राउड से पिछले साल जो बच्चे फ़ोन करे थे, सर मेरा हो गया, सर मेरा, मैंने सिर्फ इन्हीं वीडियोस पे फोकस किया था। तो क्योंकि मैं रोज़ वीडियोस बनाऊंगा, आके आपको कुछ नया बताऊंगा, जैसे आज मैंने बताया कि माइक्रोम, एंगस्ट्राम, फर्मी, ये सारी चीज़ें, रिक्वायर्ड जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। तो ऐसे छोटी छोटी रोज़ आपको एग्जाम तक आपके बताऊंगा आके कि 2-4 बातें कि आपको ये करते रहो, साथ में पैरेलली करते रहो। लेकिन अब आपका फोकस कुछ नया ना पढ़ के, इन अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ाई करी थी पास्ट में, तो इन वीडियोस में क्या है कि सारा कंटेंट जो है वो निचोड़ की तरह है। अब छोटे छोटे वीडियोस आप ढूंढोगे, कई बार सीरीज से नहीं मिलेंगे, 7वां मिलेगा, 6वां नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ से रिवीजन ना करके इस प्लेलिस्ट को अपना हथियार बनाओ, आप जरूर विजय हासिल करोगे। मेरी सद दुआएं, मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हैं। आई होप इस साल आपकी वर्दी अब मिले आपको, और आपका और आपके घर वालों का सपना पूरा हो। हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, अगर आप जब पेपर दे के आओ और आपकी हेल्प हो, तो आप अपने जूनियर्स को ज़रूर सजेस्ट करना मेरा चैनल। अपने जो छोटे भाई पड़ोस में हों उनको ज़रूर बताना। ट्रेनिंग से आके जो आपसे पूछें कि आपका जो फिजिक्स है वो कैसे इंप्रूव हुई, अगर जेन्युइन आप मेरे, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी पूरा हेल्प मैं ही कर रहा हूँ, और भी आप कहीं से पढ़ रहे हो मुझे पता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रोल आपका लक्ष्य एयरफोर्स का अगर आपकी उसमें रहे सफलता में, तो प्लीज़ आके ट्रेनिंग से आके फीडबैक ज़रूर देना। अपने जूनियर्स को मेरा चैनल रिकमेंड ज़रूर करना। बस यही एक्सपेक्ट करते हैं हम आप लोगों से। आप लोग मेहनत करते रहो दोस्तों। ये 8-10 दिन की मेहनत आपको बहुत आगे ले जा सकती है। तो इन 10 दिनों में इंग्लिश और मैथ पे इक्वली फोकस रखना। मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, इसी तरह से पढ़ते रहो। जय हिंद।